हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आप काफी अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं गोंडा, और गोंडा में हमारी मुलाकात हुई है अवध केसरी सेना के अध्यक्ष नीरज सिंह जी से, जो कि पिछले कई दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। और कुछ दिन पहले पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया एक मुद्दे पर। और आज हम उनसे कुछ मुद्दों पर बातें करेंगे, जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी हमारे पास क्वेश्चन है, और जो हमारे क्वेश्चन है वो भी है, और जनता के द्वारा जो लगातार उनके सोशल मीडिया पर कमेंट में जाकर पूछा जा रहा है कि आप इन मुद्दों पे चर्चा कीजिए, तो उन सारी मुद्दों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि आपके ऊपर पिछले दिनों आरोप लगा और आपको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, और वो भी रात को 3 बजे। वो मामला क्या था? उसके पीछे की कहानी क्या थी? देखिए, पूरे देश में इस समय यूजीसी बिल का विरोध हो रहा है और अवध केसरी सेना भी यूजीसी बिल का लगातार विरोध कर रही थी। यूजीसी बिल के विरोध में हमने आवाज जो है बुलंद की, और आवाज जो है इसके बाद में हम जो है रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह पर कुछ टिप्पणी किए जो है, क्योंकि देखिए, कोई विधायक, सांसद या मंत्री ये यूजीसी बिल में ना कोई बदलाव करवा सकते हैं और ना इनसे कुछ होगा किससे? या प्रधानमंत्री जी सोचें, या गृह मंत्री जी सोचें, या रक्षा मंत्री जी सोचें। तो ये तीन स्तंभ हैं कि जो मतलब बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं और कुछ भी मतलब फेरबदल कर सकते हैं। तो हमने माननीय रक्षा मंत्री जी के एक बयान सोशल साइट पर देखे, और इसके बाद में सिंदूर ऑपरेशन, जिसमें कहना है कि भारत जिस प्रकार ये लोग प्रतिनिधित्व किए भारत का, भारत की सेना इतनी मजबूत है, और इसके बाद भी जो है इन्होंने युद्ध छेड़कर और युद्ध विराम किया। किसके इशारे पर किया, किसके कहने पर युद्ध विराम हुआ? भाई, जनता तो आपके साथ में थी, सेना आपके साथ में थी, सब कुछ आपके पक्ष में था, और इसके बाद फिर आपने जो है युद्ध चालू करके और युद्ध बंद कर दिया। तो कई चीजें थी। तो हमने माननीय राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, तो इन पर जो है व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। हो सकता है कि शब्द जो है कुछ इधर उधर हो गए हों, पर मैं सीधी टिप्पणी की। मैं जब भी कोई चीज कहता हूं बेबाक कहता हूं। अब उस टिप्पणी को लेके जो है शालीमार गार्डन गाजियाबाद में जो है मुकदमा दर्ज कराया गया, और मुकदमा दर्ज कराने के बाद में वहां से एक टीम जो है भेजे। इसके बाद में जो है यहाँ डुमरियाडीह चौकी के जो चौकी इंचार्ज, वजीरगंज थाने की पुलिस, गोंडा जो है नगर कोतवाली की पुलिस, और गोंडा से जो है कई पुलिस बल, करीब 35 से 40 की संख्या में पुलिस बल आकर 3 बजे रात में हमारे जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर जो है गेट की जो बाउंड्री है उस पर ताला लगा हुआ था। उस बाउंड्री को फांद कर ये 30-35 लोग जो है चोर की भांति हमारे घर में घुसे, और इसके बाद में पिताजी को जगा कर जो है हमारा जो है ऊपर महले पे मतलब कमरा है, बेडरूम है, ये जो है अंदर, घर के अंदर घुसकर और हमारे बेडरूम तक ये 30-35 लोग जो है पहुंच गए। और इसके बाद दरवाजा खटखटाने लगे ये जो है, और मैं सोया हुआ था, जगा। फिर ये लोग जो है मुझको जो है वहां से पकड़ लिए। ये नहीं बताया कि हम पुलिस है, क्योंकि शादी वर्दी में थे, एक उसमें जो है वर्दी में था कोई। तो पकड़ने के बाद में मैं पूछा किस विनय पे आप हमको लेकर जा रहे हैं, और इतनी रात में जो है घर पर आप चढ़ाए, आप आवाज देते तो हम कोई चोर या आतंकवादी थोड़ी है, हम तो नीचे उतर आते। जो है कोई चीज बताना तो चाहिए आपको, लेकिन कुछ नहीं बताया। और हमको ये बोला गया कि डुमरियाडीह चौकी पर आपसे बयान लेने के लिए ले जाया जा रहा है, आपने रक्षा मंत्री जी को कुछ टिप्पणी की है। तो मैं फिर कपड़ा पहना, जूता पहना, और इसके बाद डुमरियाडीह चौकी दिमाग में रख के हम चल दिए। हमारे घर वालों के सामने भी यही सब बोले कि हाँ, चौकी डुमरियाडीह ले जाया जा रहा। डुमरियाडीह चौकी पर हमको लाकर सीधा जो है गाड़ी में बिठाया गया, फोटो खींच के, और हमको जो है बिना बताए गाड़ी में बिठा लिया गया, और उसके बाद बोले आगे चलना है। फिर हम लगातार डुमरियाडीह से गोंडा तक पहुंचते रहे, ये नहीं बताए कि कहाँ ले चलना है। जब गाड़ी गोंडा से जो है और लखनऊ रोड पे आई, तो फिर हम जोर देकर पूछे कि आखिर ले कहाँ जा रहे हो, ये तो बता दो भाई, आप लखनऊ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, बताओ तो मुझे। तो बोले कि आपको दिल्ली ले जाया जा रहा है। हमको जब बताए तो बालपुर नजदीक आने वाला था, और गाड़ी करीब 140 से 50 की स्पीड में थी। तो हमको बताया कि आपको दिल्ली ले जाया जा रहा है, गाजियाबाद में आपके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी की धारा भी नहीं थी, और ये लोग जो है इतना बर्बरतापूर्ण जो है हमारे घर पर जो है ये लोग आए, और गिरफ्तार करके हमको जो है वहां शालीमार गार्डन थाना पर ले गए। वहां पर पूछताछ की। वहां के थाना इंचार्ज कोतवाल साहब थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही सम्मान पूर्वक जो है हमसे
जो भी क्वेश्चन पूछना था सम्मान पूर्वक पूछे, और इसके बाद में 1-1.5 घंटा के बाद में जो है वो हमको वहां से जो है रिलीज कर दिए। हमारे रिश्तेदार थे, उनके साथ हमको छोड़ दिए। तो ये सारी घटनाएं जो है उस दिन हुई हमारे साथ। अच्छा, आपकी वो कौन सी टिप्पणी थी जिसके कारण ये सारा वाकया हुआ? वो वीडियो आज भी सोशल साइट पर मौजूद होगा, और हमारे तो मतलब जो है मोबाइल से, हमारे फेसबुक चैनल से तो वहां पर कोतवाल साहब और ये सब डिलीट कर दिए थे ये सारी चीजें। लेकिन आज भी है जो शब्द मैंने सवाल किया था कि जैसे आप क्षत्रिय कुल में हैं और आप जो है ऐसी बातें कर रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रही है, उसी सब को लेके था। कोई बहुत गलत नहीं था, उससे गलत गलत टिप्पणियां और उससे गाली गलौज, सीधे गाली गलौज जो है सोशल मीडिया साइट पर आप देखे होंगे लाखों वीडियो भरे पड़े हैं। कहीं प्रभु श्री राम को गाली दी जा रही है, कहीं भगवान श्री कृष्ण को गाली दी जा रही है, कहीं हमारे राणा सांगा जी को गाली दी जा रही है, कहीं रामचरितमानस को पानी पी पी कर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा जो है कमीना व्यक्ति जो है वो गाली दे रहा है। तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई मुझ पर हुई क्योंकि मैं सवाल सरकार से किया। सरकार से आप सवाल करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा नहीं पूरे भारत का मानना है। अच्छा, आपको जब रात को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उससे पहले आपको कोई नोटिस या फिर कोई जानकारी थी कि पुलिस आने वाली है आपके घर पे? बिल्कुल जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमको किसी प्रकार से कोई किसी ने अवगत नहीं कराया। ना हमारा जो है वजीरगंज थाना ने हमें अवगत कराया, ना डुमरियाडीह चौकी ने अवगत कराया। किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, पूरे परिवार को जानकारी नहीं थी, हमें जानकारी नहीं थी। ये चोर की भांत आए और इसके बाद में जो है ये डायरेक्ट जो है हमारे घर में जो है घुसकर और हमको लेकर गए। ये बहुत ही गलत है। ये पुलिस जो भी तरीका है पुलिस का, ये बहुत ही गलत तरीका है, और इसका जो है जवाब चौकी इंचार्ज डुमरियाडीह को तो देना ही पड़ेगा आने वाले समय में। अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं, लगन पात भी चल रही है, लेकिन इसका जवाब हम डुमरियाडीह चौकी इंचार्ज से जरूर लेंगे समय पर। अच्छा, आपकी गिरफ्तारी हुई, इसके बाद आपको वहां से पुलिस के द्वारा जमानत भी दिया गया, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो आधार दिखा आपके संगठन का। जिस वक्त आपकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद तुरंत आपका संगठन कहीं ना कहीं सक्रिय हुआ और गोंडा में एक बड़ा मांग उठने लगा, वो भी एक दबाव का कारण बना। देखिए, संगठन तो हमारा ऐसा है कि एक एक बूंद रक्त जो है ये कुर्बान कर देंगे, बलिदान कर देंगे। ये बलिदानों का संगठन है। जितने भाई हैं सब सूरवीर हैं, किंचित मात्र किसी पर कोई संदेह नहीं है इनकी बहादुरी पर। जैसे इन लोगों को खबर लगी है कि हाँ नीरज दादा को जो है पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, कहाँ ले गई है ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि हमें भी तो बालपुर जाके पता चला, किसी को नहीं पता था। उसी समय पूरा संगठन एक्टिव हो गया, और संगठन क्या पूरी गोंडा की जनता आप देखे होंगे कि 10-12 साल के लड़के से लेके जो है और 50-60 साल 80 साल का बुजुर्ग जो है अगर सोशल मीडिया साइट पर एक्टिव था तो वो आवाज उठाया है। महिलाएं, बहनें, माताएं सभी आवाज उठाई हैं। तो आवाज तो पूरा जनपद समेत पूरा प्रदेश उठाया है, क्योंकि ये जो हम यूजीसी का विरोध कर रहे थे या जिस मामले में हमको पुलिस ले गई, ये कोई नीरज सिंह का पर्सनल मामला नहीं था। मैं कभी अपने पर्सनल के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता हूं। ईश्वर ने उतनी क्षमता दे रखी है। हम सर्व समाज के हित के लिए लड़ रहे थे, हम देश के लिए लड़ रहे थे, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इसी वजह से सब ने अपनी आवाज उठाई और सब ने जो है ये कहा, एक सुर में कहा कि नीरज जी की गिरफ्तारी गलत है, ऐसा जो है करना बिल्कुल अनुचित है। और सभी ने पुलिस प्रशासन से लेकर भाजपा सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध किया। अच्छा, आप अवध केसरी सेना के अध्यक्ष हैं, तो आपका जो ये संगठन है ये किन मुद्दों पे काम करता है? देखिए, हम लोग जो है बहुत से सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि यहाँ कुंदुरखी बजाज चीनी मिल किसानों का पैसा नहीं दिया, हमने करीब 7 दिन चीनी मिल बंद कराकर और 167 करोड़ रुपया किसानों का रिलीज करवाया था। तो हम लोग किसान के मुद्दे पे लगातार कार्य कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि 1070 यूनिट ब्लड जो है गोंडा समेत पूरे देवीपाटन मंडल और लखनऊ जनपद में दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी समाज के हित में कार्य आया है। अगर किसी हमारे खून से किसी भी भाई बहन माताओं के अगर जान बच गई है तो कहीं ना कहीं उनका पुण्य प्रताप जो है हम सबको लगा है, हमारे संगठन को लगा है, जिससे हम लोग और ज्यादा मजबूत हुए हैं। और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे विश्वविद्यालय के मुद्दे पे हमने 16 दिन जो है गोंडा में अनशन और आंदोलन किया। ये पूरा जनपद क्या पूरा प्रदेश जानता है। तो ये छात्रों के हित के लिए मतलब रक्षा के लिए हम लोग विश्वविद्यालय के आंदोलन की मांग की थी। इसके बाद में आप देखे होंगे कि जो गरीब पीड़ित शोषित हैं
जो बहुत ही कमजोर है। अगर किसी के परिवार में किसी की अनायास हत्या कर दी जाती है, या किसी को दबाया जाता है, या किसी को और तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो प्रशासन हो और चाहे उस गांव के दबंग हो और चाहे जनपद के दबंग हो, तो हम उन दबंगों के खिलाफ हमारी सेना जो है लड़ती है और उस गरीब पीड़ित को न्याय दिलाती है। चाहे अभी मोतीगंज में जो कस्टोडियल डेथ हुई थी लड़के की, उस मामले में हमारा अवध केसरी संगठन ने ही जो है जितने भी जो है आरपीएफ के अधिकारी थे सब पर जो है मुकदमा दर्ज कराया। राहुल पासवान की हत्या मनकापुर में आप ले लीजिए, वहां पर जो है पीड़ित परिवार को हम लोगों ने मदद की। विष्णु गोस्वामी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था खुरासा में, उस भी पीड़ित परिवार की अवध केसरी सेना ने मदद की, और जिस व्यक्तियों के इसमें हाथ था उन सबको उम्र कैद की सजा हुई जो है, ये भी आप देखेंगे। भोलू सिंह तांबेपुर जो है हत्याकांड में हम लोग गोंडा बंद कर दिए थे। 25 लोगों को हमारे जो है रात में 3 बजे जेल भेजा जाता है प्रशासन के द्वारा। तो और इसके बाद में अभी प्रयागपुर में जो डॉक्टर के लड़के का, बंगाली डॉक्टर के लड़के का अपहरण हुआ था, उसमें भी हमने जो है पूरा बंगाली डॉक्टर परिवार के मदद की और 24 घंटे में लड़का जो है बरामद हुआ। तो बहुत से मुद्दे हैं जो समाज के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे अवध केसरी सेना लगातार कई वर्षों से कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। अच्छा, जैसे कि आप कई नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो, तो क्या आपके पास वो ठोस प्रमाण है जो वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है? बिल्कुल प्रमाण भी है हमारे पास में, और मौका आएगा तो उसका खुलासा भी किया जाएगा। और भ्रष्टाचार कितना चरम पे है इसका अंदाजा अभी हम आप यहाँ बैठ कर नहीं लगाएंगे। ये समझ लीजिए कि जमीन से लेके और आसमान तक भ्रष्टाचार फैला है, और इसी वजह से हम लोग इतना पीछे हैं। गोंडा जनपद इसी वजह से इतना पीछा है, इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। हर जगह भ्रष्टाचार है, और जितने नेता हैं ये सब भ्रष्टाचारी हैं। बड़े बड़े अधिकारी इसमें आते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, बिना कुर्सी के नीचे पैसा लिए ये साइन नहीं करते। तो मैं एक खाका तैयार किया हूं, और जब कभी मौका आएगा तो वो डिटेल भी जो है जनता के समक्ष रखी जाएगी। तो सर, क्या आपने कभी यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं उन्हें आपने कभी ज्ञापन दिया कि इन क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ, इस पे आप कार्यवाही कीजिए? जी बिल्कुल दिया। अभी बिजली विभाग का मुद्दा उठाए थे हम लोग, भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसमें एसडीओ ने घूस मांगा था, उसके खिलाफ हम लोग जो है उस समय गोंडा जनपद की डीएम थी श्रीमती नेहा शर्मा जी जो है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इन सबके पास में अभी हमने रश्मि वर्मा जो सीएमओ साहब थी उनके खिलाफ जो है हमने मतलब आवाज उठाई थी कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और इतना भ्रष्टाचार किया है कि जिसका कोई जो है जवाब नहीं है। हम आप काउंट नहीं कर पाएंगे फर्जी नामों से कितनी जमीनें और कितनी चीजें जो है प्रॉपर्टीज बनाई। तो ऐसे हम लोग बहुत से आवाज उठाए हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है ये इतने बड़े घाघ होते हैं, इनके पास धन का एकदम भरमार होता है, तो जहां कहीं से कार्रवाई होने का इनको डर रहता है वहां पर ये पैसा पहुंचा देते हैं तो कार्रवाई ठप हो जाती है। तो ये चीजें होती है। अभी आप देखेंगे कि जो है नवाबगंज में करीब कुछ नहीं तो 1000 ट्रक बालू पकड़ा गया था। तो 1000 ट्रक बालू किसी जगह पे कैसे आ गया भैया, जो है उसको कोई ना कोई ट्रैक्टर ट्राली या ट्रक से लाया होगा, डंपर से लाया होगा, और इसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आप बता दीजिए आप भी जनपद के यहाँ अगर कोई कार्रवाई हुई। ऐसी बहुत से जो है भ्रष्टाचार और मुद्दे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये नीचे से ऊपर सब बिकने वाले लोग हैं, सबको पैसा पहुंच जाता है, कार्रवाई बंद कर दी जाती है, फाइल में जो है एफआईआर लगा दिया जाता है। अच्छा, जैसे कि जो अभी आपकी गिरफ्तारी हुई थी उसके पीछे एक ये भी बड़ा वजह हो सकता है कि जो आप लगातार नेता के खिलाफ उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है इस गिरफ्तारी की? देखिए बिल्कुल वजह हो सकती है। गोंडा एसपी साहब के जो है पास में 16 तहरीर दी गई। जब हम माननीय रक्षा मंत्री जी पर आवाज उठाए, बोले, तो गोंडा जनपद में 16 तहरीर दी गई, और गोंडा जो है एसपी साहब कहे कि जैसे इस मामले में हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना जो है सोशल मीडिया पर बहुत से बयान जो है चल रहे हैं, हम किस किस को जो है वो करेंगे। तो जब यहाँ से कोई कामयाबी नहीं मिली तो इसके बाद में ये लोग जो है जाकर वहां से गेम किए। अब कौन लोग थे, क्या लोग थे, वो जनता भी जानती है, और मैं उसके बहुत जो है डीपली उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कहने का मतलब है मेरा जो कार्य है, मेरा जो कर्म है मैं करूंगा, और उनका जो काम है वो करेंगे। तो इसमें कोई बात नहीं, उतना निपटने की क्षमता ईश्वर दिए हैं, और अगर दिए ना होते तो करते क्यों। जैसे बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं या बड़े बड़े मुद्दों पे हम लोग जो है लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, तो अगर ईश्वर हिम्मत और क्षमता और आप लोगों का प्यार ना दिए होते तो ये क्यों करते। हम भी जो है कोई दुकान खोलकर जो है दुकान चलाते और उसके बाद घर चले जाते। तो अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे निपटने, कोई भी मुसीबत मोल ले रहे हैं या किसी भी एक कठिनाई में हम कूद रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं,
तो ईश्वर उससे निपटने का भी जो है मादा हम लोगों को दिए हैं। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। बहुत से मुकदमे लिखे गए, हमारे ऊपर कोई पहला मुकदमा थोड़ी दर्ज किया गया। फर्जी फर्जी बहुत से मुकदमे भी SC ST जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, वो बिजली विभाग की पैरवी में हम गए थे। तो ऐसे बहुत से मुकदमे हैं जो यहाँ के जो लोग हैं वही दर्ज कराते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जनता देख रही है, गोंडा की जनता सब देख रही है कि मैं सही हूँ या वो सही है। अच्छा, जैसे कि रक्षा मंत्री का जो एक पद होता है वो संवैधानिक पद होता है, और आपने रक्षा मंत्री के खिलाफ जो है बातें बोली, उसमें लोगों का कहना है कि अपशब्द बोली उनके खिलाफ, आपने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। तो अगर ये जांच में सही साबित होता तो क्या आप सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पहले वीडियो बनाए, तो फिर दोबारा हमें दूसरा वीडियो देखने को मिलेगा कि आप जनता से भी माफी मांगो और प्रशासन से भी? देखिए, माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, पहली बात तो। और रही बात, ऐसा है कि ये आप बताइए कि कोई भी जो सत्ता में है उन्हीं से तो सवाल किया जाएगा। हम राहुल गांधी, मायावती जो है, अखिलेश यादव या ममता बनर्जी से थोड़ी जो है UGC मुद्दे पर सवाल कर सकते हैं। केजरीवाल से हम करेंगे तो भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारी से ही करेंगे, और ये भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। तो अगर सवाल पूछना गुनाह है, आवाज उठाना गुनाह है, तो मैं गुनहगार हूं। थोड़ी भाषा की जो शैली है, हो सकता है कि किसी को बुरा लगी हो, लेकिन मेरा वही था कि हाँ जो है, जब कभी कोई चीज आदमी कभी होता है कि बहुत गुस्से में होता है तो उसका माइंड नहीं काम करता, कुछ चीजें उससे हो जाती हैं 19-20, तो वो परिस्थिति रही। बाकी जो है मेरा मोटो वही था कि हाँ जो गलत हुआ है ये गलत नहीं होना चाहिए, और बाकी कुछ नहीं था। ना हमें किसी पद के लालच में और ना कोई किसी प्रकार के लालच में हम कोई बयान दिए हैं। जो भी था वो जनता के हित के लिए जो है हमने वो चीज कहा था। अभी जो ये घटना घटित हुई है, इसके बाद आपके संगठन की जो है आवाज और तेज होगी या फिर यहाँ से कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल तेज होगी। बदलाव तो, रणनीति तो हम लोग बनाएंगे। उस दिन भी हम लोग रणनीति बनाकर ही कार्य किया जा रहा है। बहुत से मुद्दों पे अभी जो है हम घाघरा नदी के जो है ब्रिज पर काम कर रहे हैं, उस पर रणनीति बना रहे हैं। तो हम लोग लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं, और तेज होगी। ऐसा नहीं, जब कभी ताकत बढ़ती है तो बढ़ते जाती है, और ये गोंडा की जनता है, यही साथ दे रही है। जनता खुद चाह रही है कि हाँ ये लोग जो है, क्योंकि नेताओं के ऊपर से पूरे गोंडा जनपद क्या पूरे देवीपाटन मंडल का भरोसा उठ गया है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, जनता के हित का एक पैसा काम नहीं करते हैं। तो इस वजह से वो हम जैसे सामाजिक संगठन के ऊपर विश्वास करते हैं और लगातार जो है हमारा सबका साथ देते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी मान लीजिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपके सामने हो, तो आप उनसे क्या सवाल पूछोगे? सवाल कहेंगे कि जो आपकी सरकार UGC लाई है, ये किस वजह से लाई है, आप इसका जवाब दीजिए। UGC की कोई जरूरत नहीं थी। अब ये बताइए कि जो भेदभाव को लेकर जो है ये डफली बजा रहे हैं, कहाँ पर भेदभाव है? कहीं पर आप जाते हैं या कहीं पर हम जाते हैं, कोई किसी का जात पूछता है? सब लोग सम्मान से रहते हैं। एक होटल पे जो है ठाकुर भी चाय पी रहा है, और जो है ब्राह्मण भी चाय पी रहा है, उसी पे मुस्लिम भी चाय पी रहा है, उसी पे यादव भी चाय पी रहे हैं, उसी पे हमारे दलित भाई भी चाय पी रहे हैं। कोई किसी से जात पूछता है? कभी हम कोई फंक्शन करते हैं, सभी जात बिरादरी हिंदू मुस्लिम सब साथ में आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। तो और क्या यूनिवर्सिटी में इसके पहले पढ़ाई नहीं होती थी? क्या यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए और लोग नहीं है? आप किसी से पूछ लीजिए कि अगर वहां पर कोई जातवादिता होती हो। ऐसा कोई चीज अब भारत में है नहीं कि जहां जातवादिता होती हो। हाँ, यूनिवर्सिटी में एक चीज होती है जिस पर किसी का ध्यान अब तक नहीं गया है, तो उसमें क्या होती है? रैंकिंग होती है। तो उसमें जो सीनियर बच्चे होते हैं वो जूनियर जो नए नए बच्चे आते हैं उनकी रैंकिंग करते हैं, उनको जो है प्रताड़ित करते हैं। और कई बार आप देखेंगे कि रैंकिंग की वजह से बच्चा जो है सुसाइड भी कर लिया, उनको बेइज्जत किया जाता है। लेकिन वो रैंकिंग नए और जूनियर और सीनियर के आधार पे करते हैं, ना कि कोई ठाकुर का लड़का या ब्राह्मण का लड़का या बनिया का लड़का है तो उसके साथ रैंकिंग नहीं करेंगे, और जो दलित भाई या OBC भाई या और कोई समुदाय से आवा तो उसकी रैंकिंग करेंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है। केवल जूनियर और सीनियर की वजह से वहां पर रैंकिंग होती है, जो सीनियर लोग जूनियर की रैंकिंग करते हैं। तो ये बिल लाइए आप ये बिल लाइए कि रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटी में बंद कराया जाएगा, और जो भी सीनियर है उन पर कार्रवाई होगी अगर कहीं जूनियर का रैंकिंग किए। आप ये बिल लेकर चले आए कि जो है कोई किसी से बात कर ले, कोई किसी की बात ना पसंद आए और वो जाकर जो है किसी दूसरे जो है जात विशेष का हो, वो किसी दूसरे जात विशेष के लड़के को फांसी पर चढ़वा दे, उसको स्कूल से निकाल दिया जाए, उसको 10 साल की सजा हो जाए, उस पर जुर्माना लगे, उसका कैरियर खराब हो जाए। तो ये चीज की कहाँ जरूरत थी? आप जो सही मुद्दा है, जो जेन्युइन चीज है,
उस पर आप बिल लाते, उसका स्वागत किया जाता है। रैंकिंग मुद्दा है यूनिवर्सिटी का, आप रैंकिंग पर बिल लाइए, उसका स्वागत किया जाएगा। आप यूजीसी लेकर आए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये केवल लड़ाने की साजिश के तहत आप लाए हैं कि जब ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, दलित, ओबीसी ये लोग आपस में लड़ेंगे तो हम उसमें जो है, जैसे कहे ना कि लाश पर जो है राजनीति करना, तो ये जो भाजपा की सोच है, ये लाश पर राजनीति करने की सोच है कि जब मरेंगे तो उस पर जो है ये जाके घड़ियाली आंसू बहाएंगे और इसके बाद में जो है ये अपना वोट बैंक दुरुस्त करेंगे। यही इनकी मंशा है। अच्छा, अभी आपने यूजीसी की बात की। सन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान में लाया गया आरक्षण शब्द, जो कि कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के लिए एक जहर के काम कर रहा है। और उसके बाद आज सन 2026 में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा यूजीसी जैसा कानून स्वर्ण समाज के बच्चों के लिए लेकर आया गया। तो एक तरफ तो स्वर्ण समाज को वंचित किया जा रहा है कि आरक्षण ना दिया जाए, क्योंकि अगर आप देखा जाए स्वर्ण समाज में भी बहुत से ऐसे वर्ग मतलब परिवार के लोग हैं जो कहीं ना कहीं गरीब है और वो एक अच्छी शिक्षा पाने से भी वंचित है। तो यहाँ पे तो एक देखना चाहिए कि जात के नाम पे नहीं, कहीं ना कहीं जो इस योग्य है उनके लिए भी होना चाहिए आरक्षण की, जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। और दूसरी तरफ ये यूजीसी लाना, क्या स्वर्ण समाज को ये दबाने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल ये तो लड़ाने की कोशिश है, दबाने की कोशिश है, बर्बाद करने की कोशिश है। ठीक है, जैसे जो यूजीसी लाए इसका तो विरोध आपको बता दें कि ओबीसी समाज कर रहा है। बहुत से दलित भाई भी हमारे साथ में हैं कि जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और रही बात जहां तक आरक्षण की, मैं उस पर भी स्पष्ट क्लियर कर देता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आरक्षण पर बोलना जो है वो गले की हड्डी है और नहीं बोलते हैं, बचते हैं, भागते हैं। लेकिन मैं भागने वालों में से नहीं हूं। आपने सवाल घुमाकर यूजीसी कर दिया, लेकिन आरक्षण पर भी मैं अपना अवध केसरी सेना का जो है विचार स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, आरक्षण जो है ना, आरक्षण ठीक है, जरूरत है, कुछ लोगों को आरक्षण की जरूरत है, लेकिन जरूरत जिसे है उसे मिलना चाहिए, जिसे नहीं जरूरत है उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, जैसे मान के चलो कि दलित भाई को आरक्षण दिया जाता है, दलितों को आरक्षण दिया जाता है, दलितों की जरूरत है आरक्षण। अब दलित में जो है मायावती भी आती है, रामविलास पासवान भी आते हैं, जो है ऐसे बहुत से जो है आईएएस पीसीएस भी दलित में आते हैं। अब ये बताओ कि जिनके पास में करोड़ों अरबों रुपए हो गए हो, खजाना पूरा भर गया हो, 50-50 जगह बिल्डिंग हो गई हो, पैसे की कोई कमी ना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या आरक्षण की जरूरत है? ऐसे व्यक्ति को आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण की जरूरत उसे है जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, जिसके यहाँ खाने के वांदे हैं, जिसका लड़का पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, जिसका जो है परिवार हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, जिसके पास में एक एक जो है पाई का मोहताज है, उसको आरक्षण की जरूरत है। उस व्यक्ति को आरक्षण की जरूरत नहीं है कि जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहा हो और जिसके बंगले हो, जिसके बैंक बैलेंस जो है एकदम गरुआ रहे हो, जिसके पास में लैंड क्रूजर से लेके भारी भारी गाड़ियां हो, ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों का लिस्ट से नाम कटना चाहिए और ऐसे भाइयों का लिस्ट में नाम बने रहना चाहिए कि जिनको वास्तव में वाकई में जरूरत है। क्योंकि जो ताकतवर हो गया है वो कहीं ना कहीं वो कमजोर लोगों के हित हक जो है वो मार कर जो है वो अपने आप जो है उसका लाभ लेके जो है मजबूत होगा। लेकिन जो कमजोर हैं वो जो है उनको लाभ मिलना चाहिए। तो जो बहुत मजबूत हो गए हैं उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, आरक्षण की जरूरत कमजोर लोगों को है। तो आपको ये लगता है कि विशेष वर्ग से हटा के आरक्षण आर्थिक रूप से जारी करना चाहिए? देखिए, आरक्षण बिल्कुल जो है बहुत से कमजोर, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण में, वैश्य में और ओबीसी समाज में हमारे जो है आप देखेंगे जो है बहुत से ऐसे गरीब हैं कि जिनके खाने के वांदे हैं, उनका परिवार कोई रिक्शा चलाकर जो है अपना पेट पाल रहा है, कोई जो है सफाई करके जो है पेट पाल रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी ईंटा गारा करके जो है अपने परिवार का पेट पाल रहा है। ऐसे लोगों को आरक्षण की जरूरत है। जब उनके घर में जाओ ना तो एक एक पैसे उनको गोंडा आना है तो उनके पास में 100 रुपए नहीं रहते हैं कि गोंडा चले आए। ऐसे परिवार को आरक्षण की जरूरत है, ऐसे परिवार को उठाने की जरूरत है। सरकार 5 किलो राशन देकर नहीं जो है भाग सकती। ऐसे परिवार, जो देश की जनता है, ऐसे कमजोर लोगों को उठाने की जरूरत है। आरक्षण दीजिए, आर्थिक रूप से मदद कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को मदद करने की जरूरत है।
अच्छा, अभी देश में एक मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़े हुआ है और उस मुद्दे पर आपका भी बयान आया। वो मुद्दा है कि यादव जी की लव स्टोरी।